जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है घड़ी में 2 बज गए हैं और 2 बजे हम लोग क्या करते हैं, एसआई और सीडीपीओ का सेट लगाते हैं। तो आज जो है कि वीकली फर्स्ट अर्थात मंडे ट्यूसडे वेनसडे को हम लोग एसआई का प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग एसआई और सीडीपीओ का क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आज मंडे है और आज हम लोग जो है कि एसआई का सेट लगाएंगे और हम लोग इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस लेते हैं और 20 क्वेश्चंस में आप अपने आप को जांचते हैं कि कितना नंबर मेरा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 11 सेट कंप्लीट कर लिया है, आज 12वां सेट देना है। तो जो लोग भी इस सेट को अभी पहली बार देख रहे होंगे वो इससे पहले वाली भी सेट जाकर देख लेंगे, ताकि आपको एक अनुमान लगे सके कि कैसा सेट है और मैं क्या इसमें परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने नीतीश जी का कल इंटरव्यू आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने इसमें बताया है कि अभी जो है कि सारी शैक्षणिक संस्थान जो है कि बंद है। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो है कि शैक्षणिक संस्थान बंद है, तो आप लोग के लिए एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा है। बस आप लोग को उस पर जाना है और अधिक से अधिक लोगों को आप लोग को ये चीज़ शेयर करना है, ताकि जो लोग भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो मई तक, मिड मई तक तो अभी लॉकडाउन की ही स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये सेट है। लेकिन ये बताना ज़रूरी इसलिए था कि आप लोग बेफिक्र होकर मत बैठिए, बस अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो सिलेक्शन सबसे पहले आपका हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, उससे पहले है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हिम्मत हारने वाले को रास्ता छोटे नज़र आते हैं, ठीक है, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ता खत्म नहीं होता है। अर्थात हिम्मत जो हार जाते हैं उनके लिए कोई आगे रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हार नहीं मानते हैं, जो लड़ते रहते हैं आखिरी दम तक, उनको लड़ना है, तो उनके लिए रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होता है। चलिए, इसी चीज़ के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए, इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले आज आपको फॉर्मेट कुछ चेंज मिलेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है कि वैक्यूवत के सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात वैक्यूवत का सिद्धांत बोलिए या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलिए। क्या बोलिए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसको हड़प की नीति भी बोलते हैं। हड़प की नीति, ठीक है। इसे जो है कि डलहौजी ने शुरू किया था। ये क्या है, हड़प नीति क्या है, व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या है? इसमें ऐसा होता था कि उस समय भारत में जो भी राज्य थे उनके अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये जो डलहौजी था ये व्यक्तिगत का सिद्धांत का ऐसा नीति लाया था कि अगर उस राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को जो है कि अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाए। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नीति था, अर्थात हड़प की नीति। तो किन्होंने लाया था? तो डलहौजी ने लाया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरा। आरा से नेतृत्व कर रहे थे। अब डॉक्टर नहीं, बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जो थे आरा के जमींदार थे। क्या थे? आरा के जमींदार थे। और ये मतलब 80 साल के जो है कि बुजुर्ग थे, अर्थात हम कह सकते हैं 80 साल के बूढ़े व्यक्ति में इतनी पावर थी कि इन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कभी भी अंग्रेज से हार नहीं मानी और अंग्रेज भी इनको कभी भी पकड़ नहीं सके, मात नहीं दे सके। ठीक है। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनको एक मृत्यु जो कि बीमारी के कारण हुई थी, ना कि अंग्रेजी गोली के कारण। ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा समरी है। बाकी जो है कि हम लोग हिस्ट्री वाले क्लास में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ भी सेट का सीजन है। तो सेट में केवल थोड़ी बहुत ही बात की जाती है, क्योंकि सेट में ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी इस सेट को देख रहे होंगे वो
जो कि ये सब चैप्टर उनका क्लियर होगा, तभी वो सेट लगा रहे होंगे, ठीक है। और जो लोग इस सेट पे नए भी हैं, मतलब जो लर्निंग पीरियड में है, तो वो भी इस सेट को देखिए, काफ़ी उनको मदद मिलेगी आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कि भगत सिंह ने दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने दिया है नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने जय हिंद का नारा, सॉरी, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने जो है कि हे राम या फिर भारत छोड़ो ऐसा करके इन्होंने भाषण दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य कहते हैं या फिर इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है। अर्थात विष्णुगुप्त को कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, या फिर चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोलिए, बात एक ही है। एक नाम के दो व्यक्ति हैं, मतलब सॉरी, एक नाम के दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, यानी कि चंद्रगुप्त, सॉरी ये आपका क्या, अरे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, इनके गुरु क्या थे? अभी मैंने बोला था ना, विष्णुगुप्त बोलिए या फिर कौटिल्य बोलिए, या फिर इनका एक और नाम है, याद भूल रहा है, बहुत फेमस नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो इनके लेखक कौन होंगे? कौटिल्य हो गए, ठीक है। ये कौन थे? चाणक्य, 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 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए या फिर कौटिल्य बोलिए, सारा अर्थशास्त्र के लेखक इन्हीं को बोला जाता है। चाणक्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, अर्थात हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और धनानंद से जो है कि इनको धनानंद को पराजित करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसने? चाणक्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ये कुमारगुप्त कौन है? तो ये जो है कि गुप्त वंश के शासक हैं, जो कि कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगर मैं बोलूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। बख्तियार खिलजी की अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो वो जो है कि मोहम्मद गौरी के साथ आया हुआ, उस मोहम्मद गौरी के साथ आया एक उसका सेनापति था, या फिर उसको कह सकते हैं या दरबारी था, ऐसा कह के उसको संबोधित किया जा सकता है। किसको? बख्तियार खिलजी को, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवत रेखा गुजरती है। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? आपको पता है कि अगर मैं ये ग्लोब बनाऊं तो ग्लोब की ये जो बीचों बीच लाइन होती है, इससे हम लोग विषुवत रेखा, मध्य रेखा, इक्वेटर जो चाहे बोल सकते हैं। इसके ऊपर जो जाती है लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ जाता है इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे ये विषुवत रेखा के बारे में, अर्थात इक्वेटर के बारे में, कि ये जो इक्वेटर है तो इससे जो है एशियाई कौन सी ऐसी देश है जो इक्वेटर से गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ इस प्रकार, आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ से इंडोनेशिया एशियाई देश है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि विषुवत रेखा से कितनी देश ऐसे हैं जो कि विषुवत रेखा से गुजरती हैं। तो ऐसे टोटल जो है कि 13 देश हैं, यानी 13 देश है जो कि विषुवत रेखा से गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूसंधि।
भूसंधि जो है कि दो विशाल भूमि को क्षेत्र को जोड़ने में अत्यंत संकरा भूमि को भूसंधि कहते हैं। जैसे कि अगर ये दो विशाल क्या बोलते हैं कि भूमि है और इसमें एक जो सरकरा रास्ता है, अगर मैं इसको रास्ता बनाऊं, ये सरकरा रास्ता, तो इसी रास्ते को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, भू संधि बोलते हैं ना, संधि करवा देना। जैसे संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि विच्छेद। तो संधि क्या मतलब, संधि का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है कि दो शब्द को मिलाकर एक शब्द बना देना, संधि विच्छेद कराता है। उसी तरह संधि का काम होता है जोड़ना। देखते नहीं कि कहीं किसी में लड़ाई होता है तो कहते हैं ना कि चलो संधि करा देते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं। उसी का इंग्लिश वर्ड है कॉम्प्रोमाइज और हिंदी वर्ड है संधि। तो संधि करा देना का मतलब हो गया किसी चीज़ को जोड़ना, मिलाप करना। उसी तरह भू, तो भू मतलब हो गया जमीन, तो भूमि को जमीन से भूमि को मिला देना ही क्या कहलाता है, भू दो जमीनों को मिलने वाली जो होती है सरकरा भूमि होता है उसको भू संधि हम लोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अरावली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरावली। जो पश्चिमी सीमा जो है कि अरावली बनाती है। ठीक है, अरावली पर्वत के कारण ही जो है कि राजस्थान के कुछ भाग में वर्षा हो पाती है और राजस्थान के कुछ भाग में वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जब मानसून हवाएं जो है कि अरब सागर से जो है कि हवाएं लेकर जाती है, मतलब हवा के कण लेकर जाती है, तो यहाँ अरावली पर्वत जो है कि यहाँ पे टकरा जाती है और इधर ही वर्षा हो जाती है। इसलिए राजस्थान के पूर्वी भाग पे जो है कि वर्षा नहीं हो पाती है, लेकिन पश्चिमी भाग पे वर्षा हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, सात टीलों का शहर है, सात टीलों का शहर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोम। रोम में जो है कि सात टीलों के शहर को रोम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी शिमला, शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है। ये कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर, चलिए 37, ऑप्शन नंबर 37 अर्थात ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व को जो है कि न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है, नीति निर्देशक तत्व हम किसे बोल रहे हैं, हम लोग डीपीएसपी को बोल रहे हैं। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हिंदी होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात राज्य को ऐसी, ये संविधान के जो है कि भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। और मैं अगर इसके आर्टिकल की बात करूं तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 36 से 52। ठीक है, इसका आर्टिकल है 36 से 52। ये क्या है, ये संविधान में लिखा गया है, राज्य के बारे में कुछ उसको विशेष अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को, कि राज्य सरकार जो है कि अपने अनुसार जो है कि राज्य को संभाल सकती है। अर्थात राज्य कैसा हो उसके बारे में, राज्य कैसा हो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य में आप क्या योजना ला रहे हैं, राज्य को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, राज्य को कैसे सुंदर बनाया जाए, राज्य में क्या पर्यटन के बारे में किया जाए। तो मतलब अपने राज्य को अच्छे बनाने के लिए इसके बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कि अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो वो जो है कि न्यायालय में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अगर कोई कहता है कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, राज्य ऐसा कर रही है, तो यहाँ न्यायालय द्वारा जो है कि देखा जाएगा, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो कि एक रथ के दो पहिए हैं। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है, ना कि एक अच्छा हो और एक बुरा, तब तो रथ पूरा के पूरा गिर जाएगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट और जो है कि डीपीएसपी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ताकि अब जैसे बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में जो है कि क्या है कि
शराबबंदी है, ठीक है, शराबबंदी है। तो अब यहाँ पे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अधिकार है शराब पीने का, जो कि ये मेरा फंडामेंटल अधिकार, हमसे कोई नहीं छीन सकता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी रथ के दो पहिए हैं जिसको कि बैलेंस करके चलना है, जिसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। 3 बार जो है कि हमारे जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि लगाया गया है। अगर मैं बात करूँ कब कब लगाया गया है, तो एक लगाया गया है 1962 से 68 में इंडिया चाइना वॉर में, ठीक है। सेकंड लगाया गया है 1971 से 71 इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं 1975, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोग इसे आराम से बना पाएँ। इंदिरा गांधी इमरजेंसी, ये 3 बार जो है कि टोटल लगाया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और ये लगाया किस आर्टिकल के तहत जाता है, तो ये लगाया जो है कि 352 के तहत जाता है, जो कि इसकी घोषणा प्रेसिडेंट करते हैं। और ये कब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो 3 कंडीशन में लगाया जाता है, जब युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तब जो है कि आर्टिकल लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ऐसा 3 बार हमारे देश में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, पद से हटाया जा सकता है, तो किस आधार पे, आधार क्या है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना या फिर पद से उनको हटाना है, तो हमारा आंसर सी, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। अब ऐसा संविधान में नहीं बताया गया है या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बताते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। ऐसे तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये आता है कि राष्ट्रपति को जो है कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग का क्या कंडीशन होगा, क्या मान कर महाभियोग करेंगे, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है संविधान का उल्लंघन, ठीक है, संविधान का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार का उल्लंघन करने पे ये जो है कि क्लियर नहीं हुआ है, और हमारे भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया गया हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। चलिए, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, कूट पाट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परजीवी पादप है, तो ऑप्शन नंबर ए, कष्टुका, ये परजीवी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए, हाइजेन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, ठीक है, मीथेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आई केम, आई शे, आई कन्वर्ज्ड किसने कहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जूलियस सीजर ने ये वर्ड कहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि 20 क्वेश्चन का सेट लगाया है। आप लोग का आंसर अच्छा आया होगा, आप लोगों ने जवाब दिया होगा, ठीक है। और आपका नंबर जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना आप लोग डालिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।